चलो क्वेश्चन भेजो। क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ तुम लोगों के पास? टोटल 30 क्वेश्चन थे ना सर? क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड कर सकते हो? प्लानर कोर्स वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं आया। वो मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। तो फिर कहां से अपन डिस्कस करेंगे भाई? हाँ सर, व्यू एनालिसिस भी नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो? व्यू एनालिसिस भी नहीं हो रहा, मतलब कि टेस्ट एनालाइज कर भी नहीं सकते। तो अब क्या करें? टेस्ट की सर फिर अभी डिस्कशन को छोड़ के रुको, मैं पूछ रहा हूँ। 1 मिनट रुको जरा, मैं पूछ रहा हूँ। 1 मिनट रुको। सर मैंने भेजा है ग्रुप पे। चलो। वो तो 10th का है। हाँ सर, वो 10th का पेपर। तुम्हारा अलग था क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे यार, सर आपने 9th और 10th कंबाइन रखी है क्या? हाँ, डिस्कशन के लिए। कि टॉपिक तो सेम थे ना मोर और लेस सबके। हाँ सर, पर क्वेश्चंस में डिफरेंस था ना। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन सेम थे शायद। यस सर, कुछ क्वेश्चन सेम है। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन सेम। देखो तुम लोग क्वेश्चन देखो और तुम लोग भेजो अपने, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ और डिस्कस कर दो। देखो टॉपिक तो अपना सेम था। सर एक देखो करके जो कोर्स वाला था ना वो वाला 1 मिनट रुको। देखो दोनों में 9th और 10th दोनों में टॉपिक क्या था? वेक्टर था, यूनिट एंड डायमेंशन था ना। हाँ ये दोनों। और तीसरा वहां पे मोशन था। यस सर। सर सेम है क्वेश्चन पेपर 9th और 10th का। मुझे याद नहीं है। तुम क्वेश्चन देख के बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तुम लोगों से। अरे सर बता रही हूँ दोनों सेम है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं बना। नंबर 13 सर एक को प्लानर कोर्स करके जो है हाँ ना, बस को प्लानर कोर्स वाला वो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन एज। किनके डायमेंशन सेम नहीं है? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में छोड़ते हैं, पहले हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन था टॉर्क एंड वर्क। दोनों को अब चेक कर लेते हैं। बताओ वर्क को हम क्या लिखते थे? वर्क को हम लिखते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं सेम होगा? फोर्स का था ml t-2, डिस्प्लेसमेंट का L। बताओ दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-2 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो टॉर्क, देखो टॉर्क और वर्क दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। अब नेक्स्ट आते हैं मोमेंटम पे। बताओ मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी था, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-1 था। हाँ सर। हाँ सर। अब h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट को हमने रिलेट किया था एनर्जी से, और फॉर्मूला था E = h × न्यू। E वहां पे एनर्जी थी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर था, तो वो हो गया ml² t-2। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1/t। बताओ जो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t-1। बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंटम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, तो हम बोलेंगे जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट। अच्छा लास्ट वाला चेक करूं, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस। तो वहां पे याद होगा जब हम स्ट्रेस की बात करते थे तो स्ट्रेस को मैंने लिखवाया था फोर्स पर यूनिट एरिया, और जब हम बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की तो वो रेशो था। किसका रेशो था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का।
और जो स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला लिखवाया था। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला नीचे का होगा। तो लिखवाया भी था कि स्ट्रेन हमेशा डायमेंशन लेस होता है। और बताओ स्ट्रेन अगर डायमेंशन लेस है, अगर स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे यंग्स मॉडुलस का होगा। तो बताओ स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है। तो जो सही ऑप्शन है वो है सी। सर ऑप्शन ए। उसका ऑप्शन ए दिया है क्या? नहीं, ऑप्शन ए एक बार सही है, सही है ऑप्शन है। अब कैसे सही है? तो मैं म्यू नॉट की वैल्यू चेक करनी है, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। कैसे निकाला था? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। आई वहां पे करंट होता है, आर वहां पे होता है रेडियस और बी वहां पे होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तुम क्या करो, तुम बुक्स में जो अपन ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। बी का वैल्यू पुट करो, आई पुट करो, आर पुट करो और यहां से म्यू नॉट कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली फोर्स की वैल्यू पुट करो, Q1 Q2 आर की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट कर लो। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मालूम है तो वहां से हम चेक कर लेंगे किसकी वैल्यू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो वो कैलकुलेशन है जो तुम्हें करके देखना है। कर लोगे ना अब तो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 27। अरे 27 तो बाद में आएगा, पहले सीरीज में चलो ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में डाउट था। हाँ 4 के बाद बोलो। सर 13। 4 के बाद 13। 13 के पहले कोई है क्या? किसी का डाउट? ये बताओ मुझे। सॉरी सर 13 नहीं 11 मुझे 11 के पहले किसी का है क्या डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 था कि फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले से चेक करना है कौन सा फॉर्मूला सही है। अब वहां पे प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी? फॉर्मूला वही सही होगा जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या कर जाए, मैच कर जाए। अब जो भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में टाइम पीरियड की बात कर रहा है। अब पहला ऑप्शन अगर चेक करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √r³/gm। अच्छा T वहां पे क्या है? T वहां पे टाइम है। R क्या है? R वहां पे रेडियस है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ फिर देखो, R वहां पे रेडियस है, M वहां पे मास है और G जो है, G वहां पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। चलो अब जरा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का मास का 0, लेंथ का 0। ठीक है भाई। बताओ लेफ्ट हैंड साइड यही डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। 2 पाई तो मैथ्स का कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस हो गया।
अब बताओ रेडियस एक तरह की लेंथ है तो एल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? हाँ एम वहां पे मास है तो मास का तो एम होता है। अब तुम चेक करके बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। अरे यार मैं यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करते थे? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर से। तो बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। सर m-1 L क्यूब t-2। बोलो जी का कितना? m-1 L क्यूब t-2। देखो यही था कि नहीं था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? तो अब यहां पे मल्टीप्लाई करो m की पावर -1 L की पावर क्यूब t टू दी पावर -2। ध्यान है पूरा स्क्वायर में चल रहा है। अब बताओ अंडर रूट में चल रहा है, L क्यूब कैंसिल आउट होगा। हाँ बताओ नीचे क्या आएगा? 1 अपॉन m की पावर 1 - 1 0 इंटू टी टू दी पावर -2। अगले स्टेप में हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का टी हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर मतलब t टू दी। अब बताओ राइट हैंड साइड भी टी है, लेफ्ट हैंड साइड भी टी है, इसका मतलब है पहला ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। सर इसमें मल्टीपल भी आ सकते हैं क्या? मल्टीपल होता तो लिखता हमें क्वेश्चन में, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए थे ऊपर। नहीं सर। इंस्ट्रक्शन में अगर लिखा होगा कि मोर देन वन ऑप्शन है तो फिर हम बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। अब सिंगल चॉइस है, जो पहला सही आ गया तो वही हमारा आंसर है, फिर बाकी काम क्यों चेक करेंगे? सर 13 और 14 सर 13 और 14 सर 13। हाँ देखो 13 भी क्लास में किया था। देखो 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट मास दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स ऑन। मास किस पे डिपेंड कर रहा है? मास डिपेंड कर रहा है एक तो वेलोसिटी पे, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी रो पे, है ना। तीसरा डिपेंड कर रहा है, वो रो है एक्चुअली, पीनी रो है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। अब बताओ वहां पे मैंने लिखवाया था कि यूनिट एंड डायमेंशन का एक, जो यूनिट एंड डायमेंशन मेथड है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी फॉर्मूले को रफली डिराइव कर सकते हैं। तो वहां पे हम करते क्या थे? वहां पे हम बोलते थे कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v की पावर a पे, रो की पावर b पे, और g की पावर c पे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था, वहां पे कांस्टेंट आया था, लेकिन ये कांस्टेंट मैक्स का था। फिर ये हो गया वेलोसिटी की पावर a, डेंसिटी की पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड मास है, तो वहां पे m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। ये तो डायमेंशनलेस है। हाँ सर। अच्छा वेलोसिटी का क्या था? वेलोसिटी का था Lt-1। डेंसिटी का क्या था? डेंसिटी का था मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये था m L-3। और एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन का हो जाएगा Lt-2 होल टू दी पावर c। अच्छा राइट हैंड साइड चेक करो, m की पावर क्या होगी लॉ ऑफ इंडाइसिस से? b, l की पावर a-3b प्लस c, और t की पावर क्या होगी? t की पावर -a-2c। अब कोई भी इक्वेशन अगर सही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को मैच कराओ। बताओ दोनों के डायमेंशन को अगर मैच कराओगे तो b की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? यहां पे m की पावर 1, यहां पे m की पावर b, तो b 1। अगली इक्वेशन आएगी a-3b प्लस c 0 के बराबर। हाँ।
यहाँ पे t की पावर कितनी है, -a - 2c इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, वहां पे b की वैल्यू पुट कर दें 1। बताओ b की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो a + c 3 के बराबर होगा। हाँ सर। यस सर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो -a + a कैंसिल आउट होगा, -2c + c। बताओ -c = 3 तो c की वैल्यू -3 आ रही कि नहीं आ रही? यस। b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3। अब चेक कर लो कहीं पे भी पुट करके a की वैल्यू कितनी, 6 आ रही है। a आ गया 6। अब बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 6, डेंसिटी की पावर 1, g की पावर c यानी -3, तो नीचे आ जाएगा g³। अब चेक करो क्या दिया है वहां पे, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था क्या? दिया था ना। इस हिसाब से सर फिर डी ऑप्शन करेक्ट है। मास जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ρv⁶ g³। हाँ सर, बी ऑप्शन। तो चेक करो डी ऑप्शन नहीं है क्या आंसर के में? यस सर, ऑप्शन डी। सर डी ऑप्शन ही है। यस सर, डी। चलो 13 हो गया, फिर क्या बोल रहे हैं 14 की यस सर। रब करूं ना इसे? हाँ सर। अब 14 में क्या बोल रहा है, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। ठीक है, तो एक काम करो जरा, पहले इस तरह से इमेजिन करो जरा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो कर रहा हूं, इसको मैंने बोला नॉर्थ साउथ, ये मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। बताओ इससे डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेटअप है। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पर्सन गया 6 मीटर नॉर्थ, तो 6 मीटर नॉर्थ ऐसा गया कि नहीं गया? यस सर। यस सर। एक मिनट रुको, ऐसा गया 6 मीटर, फिर उसके बाद गया 8 मीटर ईस्ट, तो 8 मीटर ईस्ट ऐसे गया कि नहीं गया? यस। अच्छा दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? पहले नॉर्थ गया फिर ईस्ट गया, हाँ है सर। ना? फिर उसके बाद वो गया 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड ये हो गया कि नहीं हो गया डायग्राम में? वेस्ट वेस्ट। क्या बोल रहे हो तुम? सर वहां पे डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन नहीं है? क्या हो गया क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं है? बोल तो दिया, नॉर्थ चला ईस्ट चला और वर्टिकली अपवर्ड चला। सर हाँ सर। क्या हो गया? अगर वर्टिकली अपवर्ड बोले तो उस डायरेक्शन में जाने का। भाई तू ये बता, तू ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो वर्टिकली अपवर्ड कहाँ होगा, बता भाई। ग्राउंड पे अगर हम खड़े होते हैं तो ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है? तुम बताओ मुझे। नॉर्थ। नॉर्थ ही होगा। अरे अपवर्ड का मतलब ऊपर जाना, डाउनवर्ड का मतलब नीचे जाना। सर बेसिकली वो हवा में गया। अरे हवा में तो हो तुम लोग अभी। सर इसी का पूछना था कि डायरेक्शन से क्या है ये वाला पॉइंट। अब बताओ मुझे, ये जो मैंने डायरेक्शन शो किया ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो ग्राउंड पे है ना, और अपवर्ड का मतलब ऊपर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कितना ऊपर गया था वो? 10 मीटर। 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ पे ऊपर की ओर शो कर दो। अब ध्यान रखना, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करो। यस सर, वो रेक्टेंगल है। बताओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? हाँ सर। इसमें देखो, इसमें एक साइड की लेंथ 6 है, दूसरे की 8 है। तो ये जो साइड आएगा, इस साइड की लेंथ क्या होगी? अंडर रूट 36 प्लस 64। बताओ 10 मीटर आएगी नहीं आई? हाँ सर। अब डायग्राम को देख के बताओ, जो मेरी ऑरेंज वाली लाइन है, देखो ऑरेंज वाली जो लाइन होगी वो तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी कि नहीं होगी? ऑरेंज वाली लाइन तो भी बेस हो गया। जो 10 मीटर है, बताओ 10 मीटर ऊपर की ओर है कि नहीं है, वर्टिकली अपवर्ड? हाँ सर, वो तो इन दोनों के बीच बताओ अगेन कितना एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच? 90 डिग्री। अब क्या करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, इसको ज्वाइन। बताओ जो ब्लू कलर की लाइन खींची वो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर लिखो अंडर रूट। और ध्यान, अब ये 10 इसका बेस है कि नहीं? यस सर। और ये 10 परपेंडिकुलर है, तो 10 का स्क्वायर 100, इस 10 का स्क्वायर भी 100, तो ये कितना हो गया? √200। सर तो वो 10√2 आ जाएगा। तो 10√2 यही हमारा वहां पे आंसर है इसका डिस्प्लेसमेंट। यस सर, ऑप्शन ए। चेक करो आंसर ये था कि नहीं था? हाँ सर, यही है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर इस वहाँ तरह से 10√2 कैसे हुआ? क्या हो गया? तो भी हमें बॉडी अगर ग्राउंड पे बोली जाएगी तो ऐसे ही बनाना है क्या? भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होते हैं? नहीं, ज्योग्राफी पढ़ी ना तुम लोगों ने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर जैसे मैप में बनाते वैसे नहीं करना हाँ है? सर, वैसे किए थे। क्या मैप में? मैप कहाँ बनाना है भाई? ज्योग्राफी पढ़ रहे हो क्या? सर मैंने मतलब रेक्टेंगल बना लिया था। सर अरे कुछ रेक्टेंगल नहीं बनाना है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये ईस्ट कहलाता है तो ये वेस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इसको हम अपवर्ड बोलते हैं और इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। बस, मुझे कोई मैप वैप नहीं चाहिए। ग्राउंड पे अगर खड़ा हूं तो ये ऊपर है और ये नीचे है। सर वहाँ 10√2 कैसे आया? क्या? वहाँ 10√2 कैसे आया? √200 है। √200 का मतलब 2 × 100 होता है। यस सर। और 100 का मतलब होता है 10 × 10। स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो टर्म 2 बार लिखी जाती है वो बाहर आ जाती है कि नहीं आ जाती है? यस सर। तो 10 बाहर आ जाएगा, रह केवल क्या जाएगा? 2। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 10√2। सर हाँ बोलो। इसकी बजाय अगर तीनों वेक्टर्स को साथ में ऐड किया और अंडर रूट ले लिया तो भी वही आंसर आता है। कर दो। और तीनों वेक्टर कैसे लोगे, चलो बताओ मुझे। सर आई कैप, जे कैप और के कैप से। आई कैप, जे कैप और के कैप। यस सर। काहे के लिए हम उतना मेहनत करें? तो फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, फिर वो दिक्कत आएगी ना, फिर हम वेक्टर का फॉर्मूला बताएंगे कि एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है। हाँ सर। तो इसमें सिंपल हम सिंपल यही देख लें कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सर वो एक क्यूबॉइड कंसिडर कर रहा तो L² + B² + C² अंडर रूट में लेकर भी कर सकते हैं। भाई जिससे तुम्हारा आंसर आ जाए वो सही है मैथ, ठीक है? जिसको जो सही लगे, जिसको जो इजी लगे, है ना? यस सर। यस सर। बोलो आगे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 27। सीधे 27 पे आ गए। रुक जाओ तो ही पहले, अभी कौन सा क्वेश्चन किया मैंने? 14 किया ना? हाँ सर। हाँ बोलो। 14 के बाद बोलो 15, 16, 17, 18, 18। सर 17। चलो 17 तो थ्योरी होती है। 17 में क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। देखो
जो भी एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। और जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। -1 ही होता है दोनों। अब बताओ किसका रेशियो चाहिए हमें, स्पीड अपॉन वेलोसिटी का या वेलोसिटी अपॉन स्पीड का? स्पीड अपॉन वेलोसिटी अपन वेलोसिटी अपॉन स्पीड बोल रहा है। देखो यार, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। बताओ इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस। अब मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है। बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो इन दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। लेकिन कुछ केस मैंने ऐसे भी लिखवाए थे जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। यस। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो बताओ रेशियो जो रहेगा वो रेशियो लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो वेलोसिटी और स्पीड का जो रेशियो है या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से क्या होगा, कम होगा। यस सर। अब चेक करो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, यूनिटी और लेस। यूनिटी और लेस, तो बी ऑप्शन है सही। हाँ सर। फिर बोलो 17 के बाद 18 सर। 26 18 में क्या बोल रहा है? 18 में बोल रहा है और लेस या लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी। भाई यूनिटी भी तो सकता है 1। भाई रेशियो 1 नहीं हो सकता है क्या इन दोनों का? तो लेस देन 1 भी हो सकता है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे? दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे यूनिटी और लेस। इसमें क्या लैंग्वेज में क्या कंफ्यूजन है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें क्या था भाई? जो पार्टिकल है, पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं था या पर्सन यहां था, कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करके यहां पहुंच गया। अब डिस्प्लेसमेंट याद है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2r हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। और टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना टाइम लिया उसने कवर करने में? 5 सेकंड। 5 सेकंड्स। 1 मिनट। 5 सेकंड। हाँ 5 सेकंड्स। उसने 5 सेकंड लिया कंप्लीट करने में। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? और लिखवाया था फॉर्मूले में जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज होती है। तुम लोग एवरेज ही पढ़ते हो अभी तक। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट 2r अपॉन टाइम इंटरवल। रेडियस कितना था? 10 मीटर और टाइम हो गया 5 सेकंड। तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा इसका। डी नंबर का ऑप्शन। फिर बोलो 26 19 सर। 19 में क्या बोल रहा है? 19 में बोल रहा है अ कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 एंड रेस्ट हाफ ऑफ टाइम एट 40। Total distance covered is 60. What is the average speed of the car? देखो एक्चुअली क्या लैंग्वेज में उसने थोड़ा मिसप्रिंटिंग कर दिया। कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम, वो 80 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। हाँ सर। हाफ ऑफ द टाइम उसने 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है और रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो उसको सही करो। इनिशियली जो वेलोसिटी है
उसको करो 80 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है, उधर नहीं था वो टेस्ट के वक्त बराबर हाँ तो वो प्रूफ रीड के बाद ये पहले भेजा होगा। देखो फर्स्ट पार्ट में उसकी वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर आवर और सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस तरह से डायग्राम होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारा एक इनिशियल पॉइंट, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट। अब क्वेश्चन में एज्यूम कर लो कि जो टोटल टाइम लगता है ट्रेवल करने में वो टी लगता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में टोटल टाइम लग रहा है टी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ ऑफ द टाइम। तो यहां तक का जो टाइम है वो हाफ है और हाफ ऑफ द टाइम वो चला v1 से और अगला जो हाफ ऑफ द टाइम है वो चला v2 से। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है वहां पे एवरेज वेलोसिटी की क्या देते हैं, एवरेज स्पीड। सर v प्लस यू बाई 2 के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अगर याद रहेगा तो अब यहां पे हो जाएगा, ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज जो स्पीड रहेगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया x2। एक मिनट रुको जरा। हाँ अब बताओ जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x1 प्लस x2 ट्रेवल किया ही नहीं ट्रेवल किया? हाँ सर। और टोटल टाइम कितना लगा t। अब x1 x2 हमें नहीं मालूम है तो हम कैलकुलेट करते थे। कैसे कैलकुलेट करते थे? तो फॉर्मूला यूज करो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ फर्स्ट केस में पार्टिकल की स्पीड v1, डिस्टेंस ट्रेवल किया x1, टाइम कितना लगा t/2। तो x1 की जगह हमने लिखा था v1 इंटू t/2। सेकेंड केस में पार्टिकल की स्पीड v2, डिस्टेंस ट्रेवल किया x2, टाइम हो गया t/2। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, x2 की वैल्यू हो गई v2 इंटू t/2। अब बताओ x1 x2 की वैल्यू पुट करो। तो x1 की जगह पुट करोगे v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन t। बताओ ये t कैंसल आउट होगा और फॉर्मूला वहां पे लिखवाया था कि हाफ ऑफ द टाइम के लिए v1 प्लस v2/2 होता है, अगर याद होगा। और हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर क्वेश्चन में हाफ ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ टाइम की बात कर रहा है तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 60। हाँ सर 60 बराबर। तो 60 किलोमीटर पर आवर यही हमारी वहां पे क्या है, एवरेज स्पीड है कार की। ये पर क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि हाफ ऑफ द टाइम में v1 प्लस v2/2 होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। याद आया? हाँ सर। यस सर। फिर बोलो कौन सा नहीं हुआ 19 के बाद? 26 7 अबे 26 27 के पहले 21 सर 20 सर 20। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ABBCCD of a square of a side 25 meter with a velocity 15 meter per second। देखो स्क्वायर के अलोंग चला कि नहीं चला वो? यस सर। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो बताओ ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है कि नहीं? तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चेक करो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 25 मीटर। 25। डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्क्वायर के साइड की लेंथ 25 मीटर। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। ध्यान ना, स्पीड की नहीं बात कर रहा।
और कुछ नहीं बोलता है तो वेलोसिटी एवरेज होती है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 25 अपॉन क्या होगा? टाइम इंटरवल। तो 25 अपॉन टी टाइम। अब मान लो यहां पे टाइम लगा उसको T1, यहां चलने में टाइम लगा T2, यहां चलने में टाइम लगा T3। तो बताओ टोटल जो टाइम रहेगा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, जब भी ये पर्सन चल रहा है, जब ये पर्सन चल रहा है यहां से यहां फिर यहां फिर यहां, कितने चल रहा है? वो 15 मीटर पर 15 सेकंड मीटर चला है पर कि नहीं चला है? पर सेकंड। तो पर्सन यहां से यहां जब चलेगा तो फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी थी वहां पे? 15। डिस्प्लेसमेंट कितना? 25। तो टाइम निकालो T1, बताओ T1 की वैल्यू क्या हो गई? 25/15 यानी 5/3 हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। अब बताओ टोटल टाइम क्या होगा? बताओ जो वैल्यू T1 की होगी वही वैल्यू T2 की होगी, वही वैल्यू T3 की होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम होगा 5/3 इंटू 3 कर दें। हाँ सर, तो 5 ही टोटल टाइम 5 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया? तो अब यहां पे फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी करेक्ट। अब चेक कर लो एवरेज वेलोसिटी क्या है। आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड? यस सर, यस सर, ऑप्शन डी। रब कर रहा हूं मैं। यस सर। आप क्वेश्चन नंबर 21 सर। 21 में क्या बोल रहा है? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने टाइम तक? 30 सेकेंड। अबे 10 सेकेंड ना सर, 10 सेकेंड। पहले तो 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट किया, तो आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल्स टू u प्लस, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम t। तो आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? यस सर। अब आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 10 सेकेंड तो ऐसे ही चला, उसके बाद क्या बोल रहा है? देन गोज फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड। तो उसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से कितने टाइम तक चल रहा है? 30 सेकेंड तक चला। फिर उसके बाद वो डी एक्सेलरेट किया। कितने से डी एक्सेलरेट कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, डी एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर वेलोसिटी राइट की ओर है तो ए लेफ्ट की ओर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। चलो अब देखो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 से 10 सेकेंड तक। 0 से लेकर 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट किया, तो मान लो उस टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट s1 हुआ है कि नहीं? फिर 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड का मतलब टाइम तो 40 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो 10 से 40 वो कांस्टेंट स्पीड से चला, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट s2 हुआ। और उसके बाद जब ये पार्टिकल रुकेगा तो डिस्प्लेसमेंट s3 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल यहां पे हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। ध्यान रखना, पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही यहाँ पे डिस्टेंस है कि नहीं? यस यस सर। अच्छा, अब S1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला लिखवाया था S इक्वल्स टू UT। बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0, 100 मीटर, हाफ, एक्सेलरेशन 2,
t, तो चेक करो S1 की वैल्यू कितनी आ रही है। S1 की वैल्यू 100 मीटर आ रही है। 100 मीटर 100 मीटर। अच्छा, S2 कैसे मिलेगा? v equals to S2 अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां पे सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल करोगे नहीं करोगे? यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट 20 है, टाइम इंटरवल 30 है, तो ये कितना आ गया? 600। तो S1 मिल गया, S2 मिल गया। अब S3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम रिलेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बताओ अब वेलोसिटी कितनी थी? 20, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है तो a लेफ्ट की ओर है, a का साइन नेगेटिव लो और बताओ रिटार्डेशन कितना 4 है कि नहीं है? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ S3, फाइनल वेलोसिटी 0, तो S3 की वैल्यू क्या हो गई? 400/8। ये कितना आ गया? 50 मीटर। 50। तो बताओ S1 कितना था? S1 था 100, S2 था 600 और S3 हो गया 50। सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया 750। 8 नंबर ऑप्शन सर 750 करेक्ट है। अब बोले 21 क्या कौन सा नहीं हुआ? 26 रुको, अंदर 26 पे रहा। 26 में बोल रहा है अ वेक्टर A मेक्स एन इक्वल एंगल with x, y and z axis, value of its component in terms of A will be। देखो होता क्या है, यहां पे डायग्राम में ड्रॉ करो y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, और यहां कहीं हमारा एक वेक्टर है A। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कुछ इस प्लेन में, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ, ये वेक्टर एक प्लेन में, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस वेक्टर ने किसी एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म किया। तो होता क्या है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है इसको हम अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है इसको हम बीटा बोलते हैं, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो गामा कहलाता है। अब बताओ किसी वेक्टर के हेड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बताओ ये उस वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। वेक्टर के, अगर वेक्टर के हेड से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसी एक्सिस पे तो उस वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है इसको हम ए वाई बोलते हैं। अब ये एंगल मान लो तुम बीटा। बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉस बीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला क्या होता है? किसी वेक्टर का जो y कंपोनेंट होता है वो a cos बीटा होता है। सिमिलरली वेक्टर का x कंपोनेंट होता है a cos अल्फा, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। और वेक्टर का z कंपोनेंट होता है a cos गामा। अगर अल्फा बीटा गामा वेक्टर ने 3 एंगल फॉर्म किए हैं x, y और z के साथ, तो ये उनका फॉर्मूला होता है ax, ay और az। अब अगर वेक्टर के तीनों कंपोनेंट मालूम है तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है √ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू थीटा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म कर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा a √ ये हो जाएगा a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिजल्ट आता है कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 के बराबर है तो कॉस थीटा 1/√3 होता है। हाँ सर। और कॉस थीटा अगर 1/√3 है तो किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो वो हो जाएगा a/√3। तो x कंपोनेंट की बात करें, y कंपोनेंट की बात करें या z कंपोनेंट की बात करें वो होगा a/√3। पर ये क्वेश्चन तुम्हें कहां से आ गया है? ये क्वेश्चन तो नहीं दिया था मैंने सर था इसमें। ऐसे और उठाना हमारे इस पे नहीं था लेकिन मतलब बुक से आ गया। ये मैंने क्वेश्चन बोला ही था लेने के लिए उसको। सर क्वेश्चन नंबर 27 भी सर एक बार बता दो क्या? हाँ सर 27। अंदर फोर्सेस मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। 27 का आंसर 0 आता है, लेकिन ये क्वेश्चन ने क्लास 11th के लिए बोला था लेने के लिए। तो फोर्स को एक्सप्लेन करो ना एक बार। हाँ वो कौन सा? सर वो 27 क्वेश्चन में दिया है। 20 सर उसका आंसर पर आंसर शीट में ए दिया है 27 का। 27 का आंसर क्या दिया है? ए ऑप्शन डी होता है इसका ऑप्शन। ये थ्योरी है और ये पढ़ाते हैं क्लास 11th में। सर कोप्लानर फोर्स क्या होता है? जो इक्वल एंगल सबटेंड कोप्लानर था एक ही प्लेन में सबने एंगल सेम बनाया कि नहीं बनाया? अभी कोप्लेनर का मतलब होता है लिया होगा सबका पेपर। ये एक्चुअली इसने गलत कर दिया है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थे ना ये क्लास 11th में जाने थे। देखो एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, ये कोप्लेनर होते हैं। एक प्लेन में जितने वेक्टर्स आते हैं इनफाइनाइट आ सकते हैं एक प्लेन में। तुम ये बताओ एक प्लेन में कितने वेक्टर आ सकते हैं? इनफाइनाइट आ सकते हैं। हाँ सर। अब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में भी नहीं आएगी ये चीज। इसका आंसर 0 है, वो गलत आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली था 11th के लिए। 30 का बी ऑप्शन आएगा ना? 30 तो क्लास में करवाया था तुम लोगों को। सर उसका ए आंसर आएगा ना? अच्छा 28 एक मिनट देखो यार, पहले 28 भी देखो, किसी ने 28 भी बोला है। क्वेश्चन नंबर 28। अरे यार इसने क्या किया? अच्छा 28 चेक करो ना। द एक्सप्रेशन 28 में एक वेक्टर दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी है 1/√2 i कैप प्लस। बताओ ये 28 है कि नहीं है? उसमें पूछ रहा है कि ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है या स्केलर है? स्केलर तो है नहीं। अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ax²। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2। 1 आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं? यस सर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होता है? 1 होता है। 1। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। सर 30 का आंसर ए होगा ना? 30 का बताया था, भी आया था पर आंसर शीट 2mv cos थीटा। ए ऑप्शन है इसका। पर आंसर शीट में डी दिया है।
भी है सर, उस केस में 0 बी नहीं होगा, मैं करेक्शन करवा दूंगा वहां पर। एक मिनट में मैं बोल देता हूँ। 30 तो क्लास में किया था ना अपन ने, 2mv cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका क्या आएगा, ऑप्शन आएगा ए। तो साइन थीटा नहीं आएगा क्या? क्या साइन क्यों आएगा? 2mv साइन थीटा क्यों आएगा तुम बताओ? 2mv sin थीटा लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो यार वैल्यू, बोलो। आपने ये वीडियो लेक्चर में भी कराया था, वो हाँ थीटा ही आता है, mv cos थीटा था, वहां से ये आंसर यहां से कोई पार्टिकल आएगा, इस तरह से स्ट्राइक करेगा और इस तरह से जाएगा। सर आपने बॉल के एग्जांपल से बताया था आपने, जो बॉल ऐसे अब यहाँ पे ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा, और वो रिफ्लेक्शन वाला भी थीटा। तो बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos थीटा, यहाँ पे इस वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करोगे तो चेक करो ये वेलोसिटी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ। ये एंगल, तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में होगा और वो होगा v sin थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा v cos थीटा। देखो होगा ही नहीं होगा? यस सर। अब क्या लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mv sin थीटा i कैप माइनस mv cos थीटा j कैप। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम जाएगा वहां पे क्या, mv sin थीटा i कैप प्लस mv cos थीटा j कैप। हाँ, अब डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। किसका बज रहा है? कोई सागर जहां करके है, हटा दूंगा उसको। नहीं सर, वो कोई अथर्व था, अथर्व चिंपी, उसका माइक अब बताओ, जो फाइनल मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। सब्ट्रैक्ट करो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये दोनों टर्म ऐड होके क्या दे देगा? 2mv cos थीटा। मैं सही करवा दूंगा, 30 का है। कितने लोगों ने 30 का एड किया था? सर मैंने लिखा था। सर मैंने बी किया था। हाँ सर मैंने भी किया था। चले बोलूंगा तो वो आंसर की फिर अपडेट करके फिर बनाएगा रिजल्ट। ठीक है। तो सर अभी रिजल्ट चेंज होगा क्या? क्या? अरे जिसका क्वेश्चन में होगा उसमें चेंज आ जाएगा, जिसका 5 मार्क्स का। सर और वो 27 तो इसका 2mv cos थीटा आएगा ना? किसका? सर 27 क्वेश्चन का भी करेक्शन करोगे क्या? 20 सॉल्यूशन में, और मैंने डी किया था, 0 है ना? किसका आंसर? मैंने भी डी किया था सर, 27 का। 27 मालूम है कैसे करना था? नहीं सर। सारे एक क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा एक ना एक अपोजिट होंगे तो 0 कर दिया डी। चलो मैं बोलता हूँ करेक्शन करने के लिए, 30 का ए, 27 का डी। सर तो 27 का फिर मार्क्स बढ़ेगा या? जिसने टिक किया होगा उसका बढ़ेगा, जिसका 0 होगा उसका बढ़ जाएगा। मैंने डी टिक किया था सर, तो कैसे कर दिया था उधर वहां पे? मैंने भी डी कर दिया था सर, ऐसे ही। मैंने भी। हाँ, अपन ने कहाँ तक कंप्लीट किया था वहां पे? काइनेटिक्स में कहाँ तक किया था? सर ग्राफ बाकी था। ग्राफ कर चुके थे ना अपन लोग? सर आपने 6 टाइप की ग्राफ्स बताए थे, जो तो
अगली क्लास में सबकी क्लास अलग अलग होगी। अब वो टॉपिक बेसिकली कंप्लीट है, थोड़ा सा पार्ट मुझे कंप्लीट करना है, तो अगली क्लास सबकी अलग अलग होगी। 9th में भी स्टार्ट हो रहा होगा फोर्स, और तुम लोगों का स्टार्ट हो रहा होगा 10th में प्रोजेक्टाइल मोशन। सर ये रिकॉर्डिंग? यस सर। रिकॉर्डिंग का क्या करें हम?